किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है? क्या वो जमीन है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, या फिर वहां के लोग? आज हम इसी बड़े सवाल की तह तक जाएंगे। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ी आबादी वाले देश के बारे में। क्या ख्याल आता है? क्या ये मौकों का एक बड़ा समंदर है या फिर एक भारी बोझ? सवाल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका जवाब आपको सच में हैरान कर सकता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बंजर जमीन हो। क्या वो बेकार है? नहीं, वो तो बस एक ऐसा मौका है जिसका इस्तेमाल नहीं किया गया। लोगों के साथ भी बिल्कुल यही बात है। वो बोझ तभी बनते हैं जब हम, मतलब देश, उन पर सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं करता। तो फिर ये जादुई इन्वेस्टमेंट है क्या? तो इसका जवाब एक ही चीज में छिपा है, ह्यूमन कैपिटल, या कह लीजिए मानव पूंजी। ये सिर्फ एक भारी भरकम आर्थिक शब्द नहीं है, ये वो सीक्रेट सॉस है, वो गुप्त नुस्खा है जो लोगों को किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत बना देता है। तो ये मानव पूंजी आखिर है क्या चीज? चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। सोचिए कि हर इंसान के पास अपना एक टूल बॉक्स है। इस टूल बॉक्स में उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी सीखे हुए हुनर और उसकी सेहत, सब कुछ है। यही वो चीजें हैं जो उसे वैल्यूएबल बनाती है। और जब देश के ज्यादातर लोगों का टूल बॉक्स मजबूत होता है तो देश अपने आप शक्तिशाली बन जाता है। और इसका असर, अरे वो तो कमाल का होता है। देखिए, जब लोगों के पास बेहतर हुनर होता है तो वो काम भी बेहतर करते हैं। जब वो बेहतर काम करते हैं तो कंपनियां ज्यादा कमाती हैं, और जब कंपनियां ज्यादा कमाती हैं तो पूरा देश अमीर हो जाता है। ये एक सीधी साधी लेकिन बहुत पावरफुल चेन है। लेकिन एक मिनट, आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, मशीनें हैं, रोबोट्स हैं। क्या ये सब इंसानों से ज्यादा जरूरी नहीं हो गए हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए देखते हैं कि असल में कौन ज्यादा जरूरी है। मशीनें, औजार, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये सब अपने आप में बेजान हैं। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भी बिना प्रोग्रामर के महज एक महंगा डिब्बा है। असली जादू तो इंसानों में है। हमारा ज्ञान और हमारा हुनर ही इन बेजान चीजों में जान डालता है और उन्हें कीमती बनाता है। तो बात सीधी सी है, अगर हुनरमंद लोग नहीं हैं तो दुनिया के सबसे बेहतरीन संसाधन भी किसी काम के नहीं। असली इंजन तो इंसान ही हैं जो बाकी सब कुछ चलाते हैं। ठीक है, तो अगर इंसान इतने जरूरी हैं तो हम उन्हें और बेहतर कैसे बना सकते हैं? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए एक सोची समझी प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। मानव पूंजी बनाना एक मजबूत इमारत बनाने जैसा है। इसकी नींव है एजुकेशन, ट्रेनिंग, वो दीवारें हैं जो इसे आकार देती हैं, और अच्छी सेहत और पोषण वो छत है जो इसे हर मौसम से बचाती है। ये कोई खर्चा नहीं है, ये हमारे आने वाले कल के लिए सबसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। और जब हम ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो होता क्या है? लोगों को बेहतर नौकरियां मिलती हैं, उनकी कमाई बढ़ती है, देश और ज्यादा तरक्की करता है, और समाज में हर किसी की जिंदगी बेहतर और खुशहाल होती है। मतलब हर तरफ से फायदा ही फायदा। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सच में काम करता है? बिल्कुल। इतिहास में कम से कम 2 ऐसी बड़ी क्रांतियां हुई हैं जो ये साबित करती हैं कि ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया बदल सकता है। पहला उदाहरण है ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी हरित क्रांति। ये सिर्फ नए बीजों या खाद के बारे में नहीं था, ये किसानों के ज्ञान और उनकी नई समझ के बारे में था। इसी ज्ञान ने उन्हें उसी जमीन से कई गुना ज्यादा फसल उगाने में मदद की। असल में ये इंसान का ज्ञान था जिसने जमीन की असली ताकत को अनलॉक किया। और फिर आई आईआईटी क्रांति। जरा गूगल या फेसबुक जैसी कंपनियों के बारे में सोचिए। उनकी सबसे बड़ी संपत्ति कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है, बल्कि उनके इंजीनियरों और डिजाइनरों का दिमाग है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आज के दौर में इंसानी दिमाग किसी भी मशीन से कहीं ज्यादा कीमती है। अच्छा, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक कहानी, बल्कि 2 कहानियां। एक है शकल की और दूसरी है विलास की। इन दोनों की जिंदगी के रास्ते आप देखेंगे एकदम अलग थे, और उनका ये फर्क ही हमारी आज की पूरी बातचीत का निचोड़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं इन दोनों की जिंदगियों में ऐसा क्या हुआ और वो कौन सी बुनियादी चीजें थीं जिन्होंने उनके भविष्य की पूरी दिशा ही बदल दी। तो पहले बात करते हैं शकल की। देखिए, शकल को अच्छी पढ़ाई और अच्छी सेहत मिली। इसका नतीजा ये हुआ कि उसने कंप्यूटर स्किल्स सीख लिए और उसे एक बढ़िया नौकरी मिल गई।
और मजे की बात यह है कि उसने सिर्फ अपना ही भला नहीं किया, उसने अपनी कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाई। जाहिर है इसका फायदा उसे मिला, प्रमोशन हुए, सैलरी बढ़ी और बस यही से एक पॉजिटिव साइकिल, एक अच्छा चक्र शुरू हो गया। अब कहानी का दूसरा पहलू देखिए, विलास। उसकी सेहत ठीक नहीं रहती थी और उसे पढ़ाई का मौका भी नहीं मिला। नतीजा, कोई प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं मिल पाई। वो वही काम करता रहा जो उसके घर में हमेशा से होता आया था, बिना किसी खास स्किल वाला काम, और कमाई बहुत ही कम। तो एक तरह से वो अपनी ही परिस्थितियों के एक जाल में, एक दुष्चक्र में फंस कर रह गया। तो इन दोनों कहानियों से हमें क्या पता चलता है? एक बहुत ही साफ और सीधी बात कि किसी इंसान की पढ़ाई लिखाई और उसकी सेहत का, उसकी प्रोडक्टिविटी मतलब उसकी काम करने की क्षमता और उसकी कमाई पर सीधा सीधा असर पड़ता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक डायरेक्ट कनेक्शन है। लेकिन सवाल यह है कि ये होता कैसे है? चलिए अब उन साइकिल या चक्रों को समझते हैं जो सकल और विलास जैसे लोगों की जिंदगी को चलाते हैं। एक वो जो ऊपर की तरफ ले जाता है और दूसरा जो नीचे की ओर खींचता है। ये देखिए, ये है वो वर्चुअस साइकिल यानी सकारात्मक चक्र। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। सोचिए, पढ़े लिखे माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों की पढ़ाई और सेहत पर ध्यान देंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे। इससे क्या होगा? बच्चों को बेहतर स्किल्स मिलेंगी, अच्छी नौकरी मिलेगी। जब वो ज्यादा कमाएंगे तो वो भी अपने बच्चों के भविष्य में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये एक ऐसा चक्र है जो लगातार ऊपर की ओर जाता है। यहां पर ये दोनों ताकतें एकदम आमने सामने दिखती हैं। एक तरफ है सकारात्मक चक्र, जहां पढ़ाई लिखाई और मौके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बेहतर बनाते हैं, और दूसरी तरफ है वो दुष्चक्र, जहां गरीबी और शिक्षा की कमी अगली पीढ़ी को भी उसी जाल में फंसा लेती हैं। ठीक है, तो अभी तक हम एक एक इंसान की कहानी देख रहे थे। अब जरा जूम आउट करते हैं, इस तस्वीर को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं कि ये जो छोटी छोटी व्यक्तिगत कहानियां हैं, ये सब मिलकर देश की पूरी इकोनॉमी की तस्वीर कैसे बनाती हैं। देखिए, किसी भी इकोनॉमी को मोटे तौर पर 3 हिस्सों या सेक्टर्स में बांटा जाता है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, इसमें खेती, माइनिंग मतलब जो सीधे जमीन से जुड़ा हो वो सब आता है। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, यहां होती है मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्री में सामान बनाना। और तीसरा है टर्शियरी सेक्टर, जिसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इसमें आईटी, बैंकिंग, हेल्थ केयर जैसी सारी सेवाएं आती हैं। अब इन सेक्टर्स में जो भी काम होते हैं उन्हें भी हम 2 तरह से देख सकते हैं। एक होती हैं मार्केट एक्टिविटीज, मतलब वो काम जिनके लिए पैसा मिलता है, सैलरी या प्रॉफिट, जैसे नौकरी, बिजनेस। इन्हें देश की नेशनल इनकम में गिना जाता है। और दूसरी होती है नॉन मार्केट एक्टिविटीज। ये वो काम हैं जो हम अपने लिए करते हैं, जैसे घर का काम, परिवार की देखभाल। और ये एक बहुत बहुत जरूरी बात है, खास तौर पर जो घरेलू काम महिलाएं करती हैं, वो होता तो बहुत प्रोडक्टिव है, बहुत जरूरी है, लेकिन उसे देश की नेशनल इनकम में गिना ही नहीं जाता। एक तरह का अनदेखा, अदृश्य लेकिन बहुत बड़ा आर्थिक योगदान है। तो ये सारी बातें हमें घुमा फिराकर उसी एक आइडिया पर वापस ले आती हैं कि किसी भी देश की असली शक्ति, उसकी असली दौलत, उसके लोग हैं। तो अब देखते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य मिलकर इस सबसे बड़े रिसोर्स को यानी लोगों को कैसे तैयार करते हैं। अर्थशास्त्र में एक टर्म इस्तेमाल होता है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या की गुणवत्ता। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि देश के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी सेहत कैसी है, जिसे हम जीवन प्रत्याशा से नापते हैं, और उनके पास स्किल्स क्या हैं। यही तीनों चीजें मिलकर देश की असली आर्थिक संपत्ति बनाती हैं। और अच्छी बात यह है कि इस मामले में बड़े बदलाव मुमकिन हैं। इसका एक जबरदस्त उदाहरण भारत में ही मिलता है। सोचिए, 1951 में देश की लिटरेसी रेट सिर्फ 18% थी और 2018 तक ये बढ़कर 85% हो गई। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक जबरदस्त कामयाबी है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया है। आज भी चुनौतियां हैं, जैसे कि शहरों और गांवों की साक्षरता दर में आज भी एक बड़ा गैप है जिसे पाटना बहुत जरूरी है। और जैसा हमने शुरू में कहा था, पढ़ाई के साथ साथ सेहत भी उतनी ही जरूरी है। सीधी सी बात है, अगर कोई स्वस्थ ही नहीं है तो वो अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कैसे करेगा, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो। और सेहत में सुधार तो नापने का एक अच्छा तरीका है लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा। 2021 में भारत में यह आंकड़ा 67.2 साल था। यह नंबर हमें बताता है कि देश में पब्लिक हेल्थ के स्तर पर कितनी प्रगति हुई है। तो इन सब बातों को जोड़ने पर हम एक बहुत ही जरूरी और अंतिम नतीजे पर पहुंचते हैं,
और वो नतीजा ये है कि एक पढ़ी लिखी और सेहतमंद आबादी किसी देश पर कोई बोझ या देनदारी नहीं होती, बल्कि वो उस देश की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। यही है ह्यूमन कैपिटल, असली ताकत जो देश को आगे लेकर जाती है। और ये बात जितनी सीधी सादी लगती है ना, उतनी ही गहरी है। हर चीज की शुरुआत यहीं से होती है। जब भी हम किसी देश की संपत्ति के बारे में सोचें तो हमें सबसे पहले उसके लोगों के बारे में सोचना चाहिए। यही वो बुनियाद है जिस पर आज की हमारी पूरी चर्चा टिकी हुई है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। सोचिए, अगर लोग ही सबसे कीमती रिसोर्स हैं तो उनकी क्षमता का बेकार जाना ये तो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, है ना? और यही सवाल हमें एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ ले जाता है जिसे हम सब जानते हैं। चलिए इस पर थोड़ा गौर करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बेरोजगारी असल में है क्या। ये सिर्फ नौकरी न होने से कहीं ज्यादा है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि बेरोजगारी का मतलब उन लोगों से है जो काम करने के लिए तैयार हैं, इच्छुक हैं, लेकिन उन्हें काम मिल नहीं रहा। और ये खास तौर पर 15 से 59 साल के एज ग्रुप पर लागू होता है, जिसे किसी भी देश का वर्कफोर्स माना जाता है। अब बेरोजगारी के कुछ प्रकार देखते हैं। पहला है मौसमी बेरोजगारी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है खेतीबाड़ी। जब फसल बोने या काटने का समय होता है तब तो बहुत काम होता है, लेकिन बीच के महीनों में वही लोग बेरोजगार हो जाते हैं। अच्छा, ये वाला बड़ा दिलचस्प है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब है कि लोग काम पर लगे हुए तो दिखते हैं, पर असल में उनकी जरूरत होती नहीं। सोचिए, एक खेत में जहां 3 लोगों का काम काफी है, वहां 5 लोग काम कर रहे हैं, तो वो जो 2 एक्स्ट्रा लोग हैं वो प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार हैं, क्योंकि उनके होने या ना होने से उत्पादन बढ़ नहीं रहा। और ये आज के समय की एक बहुत बड़ी चुनौती है, शिक्षित बेरोजगारी। जब डिग्री और क्वालिफिकेशन होने के बाद भी युवाओं को उनकी पढ़ाई के हिसाब से नौकरी नहीं मिल पाती, ये न सिर्फ उस व्यक्ति के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए कितना निराशाजनक है ना। बेरोजगारी का असर सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं रहता, इसका असर एक लहर की तरह पूरे समाज और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। आइए देखें कि इसके नतीजे कितने बड़े हो सकते हैं। जैसा कि यहां साफ साफ दिख रहा है, इसके प्रभाव बहुत गंभीर हैं। यह इंसानी क्षमता की बर्बादी है जो सीधे सीधे गरीबी को बढ़ाती है। इससे समाज में बेचैनी और तनाव पैदा हो सकता है और आखिरकार ये देश के आर्थिक रफ्तार को भी धीमा कर देती है। ये बात सुनने में थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन है बिल्कुल सच। जब एक व्यक्ति जो देश के लिए एक एसेट हो सकता था बेरोजगार होता है, तो वो अर्थव्यवस्था पर एक बोझ, एक देनदारी बन जाता है। ये उस क्षमता का बिल्कुल उल्टा है जिसे हम हासिल करना चाहते हैं। तो हमने समस्या को तो अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं समाधान की। देखते हैं कि कैसे लोगों को एक देनदारी से एक परम संपत्ति में बदला जा सकता है। और समाधान इस छोटे से फॉर्मूले में छिपा है। जब हम किसी व्यक्ति की शिक्षा और उसके स्वास्थ्य में निवेश करते हैं तो हम मानव पूंजी बनाते हैं। यही मानव पूंजी किसी भी इंसान की प्रोडक्टिविटी और कमाने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। इस आइडिया को एक कहानी के जरिए समझते हैं। ये एक ऐसे गांव की कहानी है जिसने मानव पूंजी की शक्ति से अपनी किस्मत ही बदल दी। तो कहानी एक ऐसे गांव की है जहां बहुत से लोग खेती में तो लगे थे, लेकिन असल में वहां ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं थी। यह प्रच्छन्न बेरोजगारी का एक सटीक मामला था, जहां लोगों की क्षमता बर्बाद हो रही थी। उस गांव के लोगों ने एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम उठाया। उन्होंने मिलकर अपने बच्चों की पढ़ाई और गांव के लोगों की सेहत पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने उस फॉर्मूले को अपनाया जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। और नतीजा शानदार था। इस निवेश ने नए अवसर पैदा किए। कुछ लोग पढ़कर कृषि इंजीनियर बने और खेती को बेहतर बनाया। कुछ अध्यापक बन गए और कुछ ने दर्जी जैसे नए हुनर सीख लिए। गांव में ही नए रोजगार पैदा होने लगे। और ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि जब लोगों में निवेश किया जाता है तो नतीजा क्या होता है। वो गांव जो कभी बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रहा था, अब एक आत्मनिर्भर और खुशहाल समुदाय बन गया। तो इस पूरी चर्चा और कहानी से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं, आइए उन्हें एक बार संक्षेप में समझ लेते हैं। ये 4 बिंदु इस पूरी प्रस्तुति का निचोड़ हैं। पहला, हमेशा याद रखें कि लोग ही असली संपत्ति हैं। दूसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करके इस संपत्ति का मूल्य बढ़ाया जा सकता है। तीसरा, यही बढ़ी हुए मानव पूंजी आर्थिक विकास लाती है।
और अंत में सबसे जरूरी बात, लोगों पर किया गया खर्च खर्च नहीं बल्कि सबसे बेहतरीन निवेश है। और मैं आप सबको इसी सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। ये सवाल सिर्फ सरकारों के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए है। अगर ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि और भी विद्यार्थियों तक सरल भाषा में ऐसे ही सुंदर नोट्स और एक्सप्लेनेशंस पहुंच सके।